हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको एम्स पैरामेडिकल के लिए केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 13 जुलाई का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काउज ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन के कमी से होता है? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आपके एनसीईआरटी में विटामिन डी की कमी से दो डिजीज दिया हुआ है। एक है आपका रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, और एडल्ट में होने वाला है ओस्टियोमलेशिया, है ना। इसमें जो हड्डियां होती हैं वो सॉफ्ट हो जाता है और उनमें दर्द हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से दो डिजीज, रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है और ओस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाया जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम लोग अमोनिया बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। सबसे पहला काम होता है, जब भी आप इक्वेशन वाला कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है बैलेंस करना। तो इधर देखिए दो नाइट्रोजन है, इधर एक नाइट्रोजन है, मतलब यहाँ पर दो लगेगा। अब इधर हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए। अब ये बैलेंस हो गया, है ना। जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ेगा 20 मोल अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले जो आप बैलेंस किए उसमें आप देखिए लिख लीजिए कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन जब मिल रहा है तो 2 मोल अमोनिया को बना रहा है। ये कहाँ से हमें पता चला? ये जो बैलेंस किए उस इक्वेशन से हमें पता चला। देखिए नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब एक, तो 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 मोल अमोनिया बना रहा है। हमसे पूछ रहा है कि 20 मोल अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का कितना मोल लगेगा। हमें क्या पता कितना लगेगा, हम मान लेते हैं x लगेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, खत्म हो गया। तो 2 गुना एक्स 2x और 20 तिहाई 60, यहाँ से कटाओगे तो x क्या हो जाएगा 30। तो 20 मोल अमोनिया को बनाने में हाइड्रोजन का कितना मोल लगेगा 30। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। ये स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट को बोरोन फैमिली बोला जाता है ना। उसमें एटॉमिक रेडियाई मतलब साइज का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। तो ग्रुप 13 में क्या आता है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, इस टाइप से याद करते हैं हम लोग। और आपको पता है कि ऊपर से नीचे आते हैं जब हम लोग ग्रुप में, तो सेल नंबर लगातार बढ़ने की वजह से साइज जो है वो बढ़ते चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, और मेनली क्वेश्चन आपसे इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन से ही पूछता है। यहाँ पर एक्सेप्शन है अल्मुनियम और गालियम में, है ना। होना चाहिए था गालियम का साइज बड़ा, लेकिन हो जाता है अल्मुनियम का साइज बड़ा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? थालियम का। थालियम, डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा जी। उसके बाद इंडियम का एक ऑप्शन ऐसे भी कट जाएगा। उसके बाद गालियम का होना चाहिए था लेकिन हो जाएगा अल्मुनियम का। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एक्सेप्शन से, तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। के का वैल्यू आपको दिया हुआ है। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। रेट कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू आपको दिया हुआ है। बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा जब शुरू में हमारे पास 2 ग्राम रिएक्टेंट था, बाद में जो है वो 0.2 ग्राम हो जाए, होने में कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपके पास इक्वेशन पता होना चाहिए। डायरेक्ट इक्वेशन पे, फार्मूला पे क्वेश्चन है कि के टी बराबर होता है 2.303 लॉग एन बाई एन नॉट बाई एन, आप लिख सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है। यहाँ पर जो आप के देख रहे हैं इसी के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। टी जो आप देख रहे हैं टाइम है। बाकी एन नॉट जो आप देख रहे हैं, एन नॉट ये इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट, शुरू में रिएक्टेंट कितना था, और जो नीचे में ये एन आप देख रहे हैं, ये नीचे में रिमेनिंग वैल्यू आपको लिखना होता है ना। कितना जो है रिएक्टेंट बच गया उसका वैल्यू हमें नीचे में लिखना रहता है। बस के का देखिए वैल्यू दिया हुआ है, पुट करते हैं 4.606 इंटू 10⁻³ इंटू टी बराबर 2.303 लॉग एन नॉट क्या है इनिशियल वैल्यू। देखिए शुरू में कितना वैल्यू था 2 ग्राम, 2 लिखेंगे। नीचे में जो एन है वो क्या लिखना रहता है, कितना बचा हुआ है।
तो पहले 2 ग्राम था, बच कितना गया, रिड्यूस 2, है ना, इतना बच गया 0.2। 0.2 को हम लिख सकते हैं 2, 2/10, तो 10 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 2/20। इसको सोल्व कर लो तो ये कट जाएगा 10, और log 10 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये तो पूरा 1 हो गया। इधर देखिए 2.303, इसको जो है इससे कटा लो, ये करीब 2 मरत में कट जाएगा। तो यहाँ से आप टी लिख सकते हैं, है ना, इसको आप बराबर के इस साइड ले आइएगा तो ये हो जाएगा 1000, और ये 2 नीचे आएगा, कटेगा तो हो जाएगा 500 सेकेंड। तो कितना समय लगेगा, 500। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। मेन आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, बाकी तो आपको सोल्व करने बाबू आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द लिक्विफाइड गैस दैट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग अलोंग विद सुटेबल डिटर्जेंट। जब आप कपड़ा को ड्राई क्लीनिंग करने के लिए देते हैं तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म के रूप में, वहाँ पर लिक्विफाइड CO2 का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। डी ट्रांजिशन भी होना चाहिए और पैरामैग्नेटिज्म भी होना चाहिए। तो देखिए डी ट्रांजिशन को पहचानने के लिए आपको डी में देखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन की संख्या है या नहीं। अगर डी में 1 है, 2 है, 3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से 9 इलेक्ट्रॉन तक है, तो वो डी ट्रांजिशन शो करेगा। और डी ट्रांजिशन शो करने की वजह से जो है कोई कंपाउंड कलर शो करता है ना। इसका मतलब कि इनमें ये सब इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर एक्साइटेशन होगा और ये सब कलर शो करेगा। लेकिन अगर डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई या फिर डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई, मतलब डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली हो जाए या पूरी तरीके से भर जाए, तो ये डू नॉट शो डी ट्रांजिशन। ये डी ट्रांजिशन को शो नहीं करता है, मतलब कलर को प्रोड्यूस नहीं करता है ना, ये कलर शो नहीं करता है। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा आयन डी ट्रांजिशन को शो करेगा, मतलब उसमें डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये ऊपर वाला होना चाहिए, या तो 1, 2, 3 या 9 तक होना चाहिए, 0 और 10 नहीं होना चाहिए। 0 और 10 इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब वो डी ट्रांजिशन को शो नहीं करेगा। चेक करते हैं एक एक को, एक हम आपको बता देते हैं, बाकी आप सब चेक कर सकते हैं। देखिए CrO4 2-, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। एक्स मान के आपको निकालने आना चाहिए, है ना, जिसका भी निकालना रहता है एक्स मान लेते हैं। एक्स प्लस हर जगह ऑक्सीजन -2 शो करता है, -2 कितना ऑक्सीजन है 4, बराबर जो भी यहाँ पर पावर में रहता है चार्ज उसको हम लोग लिख लेते हैं -2। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो x - 8 बराबर -2, x बराबर -2 + 8 बराबर +6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्रोमियम जो आप देख रहे हैं ये किस अवस्था में है, +6 में है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है 24। ये का एक्सेप्शन है ना। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आर्गन 4s1 3d5, है ना, 4s2 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हाफ फील्ड होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, तो ये आपका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 3d5। इसका बात कर रहा है हमें, यहाँ पर क्रोमियम किस अवस्था में है, +6। +6 कब आया होगा क्रोमियम के पास, जब 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। प्लस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, निगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेगा, सबसे पहले तो ये बाहरी सेल, ये जो आप बड़ा नंबर देख रहे हैं ये बाहरी सेल है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेगा। अब तो जगह है नहीं तो पांचों इलेक्ट्रॉन डी वाला लॉस कर देगा। 4s भी 0 हो गया, 3d भी 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर डी किस में आ गया, 0, और बताए थे कि डी अगर 0 हो गया इसका मतलब वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी ट्रांजिशन शो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डी भैया 0 हो गया, इसीलिए ए नहीं होगा। यहाँ पर बी में भी आप निकालिएगा एक्स मान के क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6, सेम यही वाला स्थिति, यहाँ पर भी डी 0 हो जाएगा, ये भी नहीं शो करेगा डी ट्रांजिशन। यहाँ पर मैंगनीज का एक्स मान के निकालिएगा तो यहाँ पर मैंगनीज +6 में आ जाएगा और यहाँ पर मैंगनीज +7 में आ जाएगा। +7 वाला में भी डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ भी डी ट्रांजिशन शो नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। सी वाले में क्या होगा कि मैंगनीज जो है ये +6 में है, कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा आर्गन 4s0 3d1 हो जाएगा। देखिए डी में जो है एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और बताए थे कि डी में 1, 2, 3 या 9 तक एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 9 तक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो डी ट्रांजिशन शो करेगा, कलर शो करेगा। तो डी ट्रांजिशन तो कर रहा है, पैरामैग्नेटिज्म कैसे पहचानेंगे,
तो डी के पास 5 डब्बा होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। 5 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? D1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या है? अनपेयर्ड है ना। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए मतलब जोड़ा नहीं बना रहा है, वही कंडीशन होता है पैरामैग्नेटिज्म का। जब सारा जोड़ा बना लिया, इस टाइप से जो है जोड़ा बना लिया, तो ये अब पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा, है ना। अनपेयर्ड इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म की शो करेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 प्लस O2 मिलकर 2NO बना रहा है, इसके लिए K है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इतना विल बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है एग्जाम में। बोल रहा है कि N2 प्लस O2 मिलके आपको बना रहा है 2NO, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। ये बेस रिएक्शन है, पहला हम देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कि हाफ N2 प्लस हाफ O2, अब बाद में रिएक्शन हो जा रहा है, हाफ N2 प्लस हाफ O2 मिलके NO बना रहा है। तो बताइए इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, है ना। इससे जो है ये बन जा रहा है, तो पूछ रहा है कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। हम मान लेते हैं कि K2 होगा, और यही K2 आपको निकालना है ना, इसी के टर्म में निकालना होता है। तो सबसे पहले ये जो पहला वाला रिएक्शन दिया गया है, इससे जिसके बारे में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, जिसका भी, उससे कंपेयर करेंगे कि क्या अंतर हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो पहले देखिए इधर NO जो है राइट साइड में है ना, प्रोडक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसमें भी NO राइट साइड में है, मतलब रिएक्शन को पलटा नहीं गया है ना। कभी कभी क्या होता है कि NO को इस साइड दे दिया जाता है, तो वहां पर पता चलता है कि रिएक्शन को पलट दिया गया है। यहाँ पर रिएक्शन को पलटा नहीं गया है, सिर्फ क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 गायब है। और क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर 1/2 है। इसका मतलब किया क्या गया है पहले वाले में, पहले वाले में जो है, पहला वाला जो रिएक्शन है उसको पूरा को 1/2 से गुना कर दिया गया, तभी जाके ये दूसरा वाला रिएक्शन बना है। 1/2 से गुना कर दिया गया है या फिर 2 से भाग कर दिया गया है, आप जो भी बोल सकते हैं। तो हमें पता है कि जब भी किसी रिएक्शन को हम गुना करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पावर में चला जाता है। तो हम इसका माने थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, K2। तो K2 जो है क्या हो जाएगा, K पहले वाले रिएक्शन के पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मुकाबले में निकालना होता है, तो K, और रिएक्शन को क्या किया, गुना किया, तो K कितना से गुना किए, 1/2 से, तो 1/2 कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया K2 इस रिएक्शन के लिए, वो क्या आया, K⁴1/2। एक ऑप्शन आपके साथ दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन सी है ना। K⁴1/2 को आप √K भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में √K रहता तो वो भी आपका आंसर हो जाता, है ना। तो इस टाइप से निकालते हैं रिएक्शन को, सिंपल देखते हैं कि क्या चेंज किया गया है, उस हिसाब से हम लोग सजा लेते हैं, है ना, बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। दो प्रकार का सोल्यूशन होता है, आइडियल नॉन आइडियल। आइडियल बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है ना, और नॉन आइडियल जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि हर चीज जीरो होता है, ΔH मिक्सिंग जीरो, ΔV मिक्सिंग जो होता है वॉल्यूम का मिक्सिंग जीरो, ΔH इंथैल्पी का चेंज जीरो, वॉल्यूम का चेंज जीरो, प्रेशर का चेंज जो होता है जीरो। ये जो है तीनों जीरो होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन में। बाकी जो दो होता है ΔG मिक्सिंग, ΔG मिक्सिंग जो होता है ये लेस देन जीरो होता है, गिव्स फ्री एनर्जी का ये बात कर रहा है। और एक होता है ΔS मिक्सिंग, एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है हमेशा बढ़ते जाता है। तो ΔG और ΔS ये चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल, सबके लिए सेम होता है, ऐसा ही होता है ना। मतलब ΔG निगेटिव होगा, ΔS पॉजिटिव होगा, चेंज जो है इन्हीं तीनों में होता है। आइडियल में क्या होता है कि ये तीनों जीरो हो जाता है, नॉन आइडियल में जीरो के बराबर नहीं होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ΔH मिक्सिंग जीरो होता है, ये तो सही है, ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ΔG जीरो कहीं नहीं होता है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, ΔG हर जगह निगेटिव होता है, करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्पीसीज आर्गन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बात कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोला जाता है। इन विच ऑर्डर विच रेडियाई इंक्रीज,
अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपसे रेडियाई मतलब साइज का ऑर्डर पूछ रहा है, बहुत आसान होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइड निकालने के लिए, साइज या रेडियाई निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइज के। इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का हम बात कर रहे हैं उसमें, है ना। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज़्यादा, उसका साइज कम। हमारे पास है आर्गन, पोटेशियम और एक क्या है, कैल्शियम है। आर्गन का परमाणु संख्या 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। इसका मतलब सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, आर्गन का, तो आर्गन का साइज सबसे ज़्यादा, फिर पोटेशियम और सबसे कम कैल्शियम का। तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा वाला देखिए आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब भी आए वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर देखिए, जितना कम एटॉमिक नंबर साइज उतना ही ज़्यादा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। ये जो है बेंजाइल कार्बोनियम आयन है, इसमें आपसे कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो हाइब्रिडेशन जानने के लिए हमें क्या जानना होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को गिनते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। ये जो आप H2 देख रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इधर H एक इधर H। सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। तीन सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन sp2, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। दो सिग्मा रहता है तो sp हो जाता है, चार सिग्मा रहता है तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है। यहाँ पर देखें कि इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है, एक दो तीन, तीन सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन sp2, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस आयन द इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ये अच्छा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। बोल रहा है कि O2 से जो है O2 माइनस में चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में ऐड होगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, ये एमओटी का क्वेश्चन है ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास। O2 के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 16, है ना। एक ऑक्सीजन के पास 8, तो ऑक्सीजन के पास 16। O2 माइनस के पास 16 तो था, O2 के पास निगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। पहले 16 था, अब कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन। तो 16 से जब 17 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखने आ रहा है तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 14 से ज़्यादा है, तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, फिर आपका हो जाता है पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, उसके बाद लिखते हैं पाई स्टार 2py, और फिर आपका हो जाता है सिग्मा स्टार 2pz, है ना। इस टाइप से डायरेक्ट एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले जिसका एनर्जी कम होता है उसको लिखते हैं, फिर बढ़ते जाता है एनर्जी का क्रम। तो इसमें अब आपको 16 इलेक्ट्रॉन को भरना है। पहले 16 इलेक्ट्रॉन था, O2 के पास कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन, तो पहले भरेंगे इसमें। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंपल एक डब्बा को बता रहा है, और एक डब्बे में आपको पता है कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पर 2 डब्बा है, यहाँ पर 2 डब्बा है, इसीलिए दोनों का एनर्जी लेवल यहाँ पर बराबर करके लिखा गया है, दोनों का एनर्जी सेम हो जाता है। फिर यहाँ पर एक डब्बा, नहीं, फिर यहाँ पर क्या है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यहाँ पर भी 2 डब्बा है, फिर यहाँ पर आपका एक डब्बा। 16 इलेक्ट्रॉन को भरिए, भरते हैं तो इसमें सबसे पहले 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, इस टाइप से। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि डायरेक्ट आप 2 2 नहीं लिख सकते हैं। 2 डब्बा है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, पहले एक, फिर इसमें एक, दो, फिर अब पेयरिंग होगा, है ना, अनपेयर्ड रहता है, उसके बाद पेयरिंग शुरू होता है, मतलब फाइनली 2 2 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट 2 2 भी लिख सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15, 16। डायरेक्ट हम यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन इस डब्बा में भरेगा, फिर इस डब्बा में भरेगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, O2 के लिए लिखने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 15 16।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेयर्ड आ रहा है, इसीलिए O2 किस नेचर का होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या भले ही 16 है, इवन नंबर में है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए यहाँ पर दो अनपेयर्ड आ जा रहा है, इसलिए O2 कैसा नेचर का हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। इसीलिए हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए या 16 इलेक्ट्रॉन आए तो होना चाहिए था डायामैग्नेटिक, हो जाता है पैरामैग्नेटिक। ये कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलता है। अब O2 किस में चेंज हो जा रहा है? O2 माइनस में, 17 इलेक्ट्रॉन में। तो 17वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये भर गया। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? इसमें पेयरिंग होगा। मतलब 17वां इलेक्ट्रॉन किस में आया? पाई स्टार 2p x में आया। तब जाके ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को गिनिए, ये 17 हो गया। तो 17वां इलेक्ट्रॉन किस में आया? पाई स्टार ऑर्बिटल में आया। सिग्मा स्टार में आया? नहीं, ये भी में नहीं आया। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन जिसको लिखने आएगा वही इस क्वेश्चन को बना सकता है। डी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये तो होता है कि 16 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग से लिखते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। नहीं पता है तो उसको आप पढ़ लीजिए अपने नोट से। आपके नोट्स में जहाँ से भी आप पढ़े होंगे वहाँ पर सर लोग बताए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंजेज Cr2O7 2 माइनस, है ना, डाइक्रोमेट आयन टू CrO5 विच हैज 2Oo बॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5। देखिए CrO5 में आपसे बोल रहा है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। आप x मान के निकालिएगा तो x प्लस -2 गुना 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +10, और यहाँ पर +10 आप इसका टिक कर दीजिएगा या -10 टिक कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका गलत। क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं होगा। तो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिनका आप x मान के नहीं निकाल सकते, ऑक्सीडेशन स्टेट गलत हो जाएगा। जो x मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वास्तव में वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको फिगर आना चाहिए। तो CrO5 का फिगर होता है तितली की तरह, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इस टाइप से। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का है ना, CrO5 का। अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो तो बॉन्ड टूटता है, तो एक पे निगेटिव चार्ज आता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और क्रोमियम में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्रोमियम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और जितना बॉन्ड टूटना है उतना निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले पे आता है और उतना पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला पे। तो दो बॉन्ड यहाँ पर टूटा तो इस पे 2 निगेटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। वैसे ही देखिए ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, क्रोमियम पे +1 आएगा। यहाँ ये भी बॉन्ड टूटेगा -1 +1। वैसे ही ये भी बॉन्ड टूटेगा -1 +1। वैसे ये भी बॉन्ड टूटेगा, इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा। तो ओवरऑल क्रोमियम पे आप 4 जोड़ लीजिए, 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है? +6 में है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। तो x मान के देख रहे थे, निकाल रहे थे तो 10 आ रहा था, तो ये आपका गलत था। यहाँ पर x मान के नहीं निकाल सकते हैं, ये फिगर से ही निकलेगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है आया हुआ है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाई। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। तो ये ट्रिक से हम लोग निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गिने, अगर 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आपको याद रखना है कि 3 होता है। बाकी आप आगे बढ़िए 15 16 17, या आप पीछे बढ़िए 13 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 0.5 को माइनस करते जाते हैं 3 में से, है ना। 3 में से 0.5 माइनस कीजिएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। फिर इसमें से 0.5 को माइनस कीजिए तो 2 हो जाएगा। फिर 2 में से 0.5 को माइनस कीजिए 1.5। वैसे ही इधर चलिए, इसका 2.5 ना, इसमें से 0.5 माइनस कीजिए 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1.5। इसका मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5 होना है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होना चाहिए? या तो 11 हो या फिर 17 हो। तो अब गिन लेते हैं इलेक्ट्रॉन। O2 2 माइनस, 8 दूनी 16, 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। तो 16 तो क्या हो जाएगा? 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5 में से और 0.5 को माइनस कर दीजिए तो 1 होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, 1.5 नहीं होगा, इसलिए ए नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5 होता है।
O2 माइनस में 8 दूनी 16, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन का ही बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है 1.5। करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट का बात कर रहा है ये, है ना। परमानेंट डाइपोल जो शो करता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो आपको नॉन पोलर वाले को पहचानने का तरीका बताए थे, है ना। नॉन पोलर आप पहचान लीजिएगा तो नॉन पोलर के अलावा बाकी जितना मॉलिक्यूल हो जाएगा वो सब क्या हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर लोन पेयर की संख्या 0 हो जाए, है ना, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। और दो स्पेशल केस आता है, दो स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है कि लोन पेयर होने के बावजूद भी वो नॉन पोलर हो जाता है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 4 हो, बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 3 हो, और बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 2 हो, तो ये दो स्पेशल केस होता है। यहाँ पर आप देखिए कि लोन पेयर होने के बावजूद भी ये क्या हो जाता है कि डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो जाता है और ये नॉन पोलर हो जाता है। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए। पहला कंडीशन है कि अगर लोन पेयर 0 आ गया तो वो तो नॉन पोलर होगा ही, वो निश्चित है। लेकिन दो स्पेशल केस है कि अगर बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 हो जाए या बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2 हो जाए, तो उस कंडीशन में होना चाहिए था उसको पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन ये हो जाता है नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट 0 होने का मतलब है कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब एक एक को ढूंढते हैं, हमें पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है। इसका मतलब कि जिसके पास भी लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, बस इन दोनों को छोड़ के। तो पहला देखिए XCF4, XCF4 में आप देखिएगा तो ये जो बाहरी जो लगा रहता है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये बॉन्ड पेयर होता है, आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं, है ना। ये जो आप XC देख रहे हैं ये सेंट्रल एटम इसको बोलते हैं और बाकी जो साइड एटम है इसको हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड पेयर को बताता है। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर 4 है और लोन पेयर आप निकालिएगा XCF4 में, तो XC पे जो लोन पेयर आएगा वो 2 आएगा। तो ये देखिए स्पेशल केस का केस हो गया, है ना। स्पेशल केस का ये आपका मॉलिक्यूल है। 4 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हो जाएगा। लोन पेयर आ रहा है लेकिन लोन पेयर होने के बावजूद भी ये स्पेशल केस का क्वेश्चन है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है पोलर मॉलिक्यूल, तो ये नहीं होगा। BF3 में वैसे ही आप देखिएगा तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है ना। 3 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों के साथ बॉन्ड बना लिया है क्लोरीन ने, तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर 0 होने का मतलब है नॉन पोलर। SF4 में आप देखिए SF4 सल्फर के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है। 4 के साथ तो ये बॉन्ड बना लिया लेकिन एक लोन पेयर यहाँ पर बच गया। SF4 में आप देखिएगा तो बॉन्ड पेयर की संख्या कितना है 4 और लोन पेयर की संख्या यहाँ पर 1, और लोन पेयर आ गया इसका मतलब क्या है वो पोलर मॉलिक्यूल हो गया, बस इन दोनों को छोड़ के। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। वैसे ही SiF4 में देखिएगा तो लोन पेयर की संख्या 0 हो जाएगी। चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है ये फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया है, तो लोन पेयर यहाँ पर नहीं बचा है सिलिकॉन के पास, इसीलिए ये नॉन पोलर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप पोलर नॉन पोलर को पहचान सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजली। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना। इसके पास काफी अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का धनी होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज उसके पास, उस कंपाउंड के पास आसानी से जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें जल्दी होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल उसके पास जल्दी से जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन का कंगाल है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है, उसके पास न्यूक्लियोफाइल आसानी से जाके उसका इलेक्ट्रॉन का पूर्ति कर देगा, है ना। तो अब ढूंढना है कि सबसे ज्यादा इन चारों में मोस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए गरीब कौन है। तो यहाँ पर देखिए Cl-I का शो कर रहा है, यहाँ पर Cl-I, NO2 भी -I शो करता है, यहाँ पर Cl-I, CH3 ये हाइपर कंजुगेशन +N शो कर रहा है, यहाँ पर Cl-I, यहाँ पर OCH3 -I भी शो करता है, +M शो करता है, तो +M डोमिनेट करता है -I से। ऑप्शन बी में आप देखिएगा तो यहाँ पर दो -I है। -I कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है। एक Cl भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से खींच रहा है। मतलब बेंजीन जो है अब बहुत ही ज़्यादा कंगाल हो चुका है इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत आसानी से आएगा और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे आसानी से कहाँ हो रहा है? करेक्ट ऑप्शन आपका बी में। ए में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस आई है। सी में तो कहीं दूर दूर से नहीं होगा, है ना। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को देने वाला है प्लस एच हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है OCH3। ये बेंजीन को जो है ज़्यादा रिएक्टिव कर देगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दो दो माइनस आई लगा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितना भी क्वेश्चन कराया गया है सबका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। सारा जो है नीट लेवल का क्वेश्चन है और नीट लेवल या नीट टाइप का या नीट PYQs को ही उठाकर आपके एम्स पैरामेडिकल में पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।